प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष की का जो आपका पहला पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य, उसको हम पिछले लंबे समय से उसमें कक्षाएं ले रहे हैं और उसके हम ज़्यादातर कवियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। दो कवि हैं जिन पर अब हम बात करेंगे, सुदामा पांडे धूमिल और गजानंद माधव मुक्तिबोध, जिसकी अभी हमने कोई कक्षा नहीं ली है। आज जो मैं कक्षा लेना चाहती हूँ, सुदामा पांडे धूमिल की कक्षा लेना चाह रही हूँ। धूमिल की दो बहुत महत्वपूर्ण कविता आपके कोर्स में लगी हुई हैं। एक तो मोचीराम जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है और दूसरी प्रजातंत्र। मोचीराम इनकी लंबी कविता है और सबसे पहले आज मैं धूमिल का एक काव्यात्मक परिचय देना चाहूँगी। जो धूमिल हैं उनका जो कविता है 1960 के बाद ही सामने आती है और साठोत्तरी पीढ़ी के जो सबसे अग्रणी कवि हैं, जो सबसे बेहतरीन कवि माने गए, उसमें धूमिल हैं। धूमिल को ज़्यादातर लोग अकविता आंदोलन से भी जोड़ते हैं, जो नई कविता के बाद का आंदोलन था। और बल्कि उनकी कविताएं, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि अकविता की जो एक पारंपरिक शैली थी उससे बिल्कुल अलग किस्म की कविताएं हैं। उनकी कविताएं अकविता की जो रूढ़ियां हैं उनको तोड़कर सामने आती हैं और एक बहुत नए किस्म का जो एक वक्तव्य जो एक कविता के अंदर दिखाई देता है वो इनकी कविताओं में दिखाई, नए वक्तव्य प्रस्तुत करती हैं, नई गति इनकी कविताओं में आती है। क्योंकि जब भी साठोत्तरी कविता की बात होती है तो सबसे जो उसके प्रमुख कवि हैं वो धूमिल आते हैं। और धूमिल की जो कविता है, धूमिल के 3 जो काव्य संग्रह हैं वो आते हैं। इनका जो पहला काव्य संकलन जो था 1972 में ही प्रकाशित हुआ था, संसद से सड़क तक। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य इनका ग्रंथ है, काव्य संकलन है और इस संकलन पर इनको काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा गया था। और उनके जो दूसरे 2 काव्य संकलन हैं, एक कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए थे दोनों जो हैं। और धूमिल के साथ एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगी कि धूमिल साहित्यिक जो एक परिपाटी है, जो एकेडमिक जिसकी हम बात करते हैं, अकादमिक शिक्षा जगत की बात करते हैं, तो एक जिसको हम शिक्षा वाला वो करते हैं कि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका बहुत ज़्यादा शिक्षा, ना तो जैसे कहीं शिक्षक हो या इस तरीके की शिक्षा इनको नहीं मिली थी। मैकेनिकल का इनका में जॉब कहीं करते थे, मैकेनिकल में इनका रोजगार का था। कविता जो ये लिखते थे, कविता इनकी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, साधारण किसान परिवार से आने वाले थे। और धूमिल कविता लिखना उनके लिए ना शौक जैसा लगता है और ना कभी ऐसा उनकी कविता को आप पढ़ते हो कभी ऐसा भी नहीं लगता कि वो यश प्राप्ति के लिए कविता लिखते हैं। उन कहीं ना कहीं इनके कविता के अंदर जो एक आम आदमी के या आज़ादी के बाद जो पीढ़ी आती है, आज़ादी के बाद जिन्होंने आज़ादी के सपने देखे थे, जिन युवाओं ने कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, तो वो टीस इनके यहाँ दिखाई देती है। और ये इनकी बहुत सारी कविताओं में आज़ाद भारत के इतिहास पर अगर हम बात करना चाहें, भारत की आज़ादी में भारत के युवा को क्या क्या अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, किस प्रकार उसके सपने टूटते हैं, बिखरते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको धूमिल की कविता में मिलेंगी। कि आदमी के आज़ादी को लेखे गए देख कर आज़ादी को के लिए देखे गए सपने और उसका जो टूटने का जो क्रम है, किस प्रकार वो सपने टूटते हैं, कैसे वो विडंबना, वो टीस इनकी कविताओं में आती है। और लगता है कि कहीं कोई अकादमिक क्षेत्र में इनको कविता लिखने की ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कविता जिस तरीके की इन्होंने कविता लिखी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कविता को ये खुद ही परिभाषित करते हैं, क्योंकि इनके लिए कविता कोई ऐसा मन बहलाने के लिए लिखी हुई कविता नहीं है। इनके लिए इनके काव्य के जो प्रतिमान हैं वो बिल्कुल ही अलग गढ़े हुए प्रतिमान हैं, क्योंकि वो स्वयं मानते हैं कि एक सही कविता, देखिए पहली बार इतिहास में कोई ऐसा कवि आता है जो सही और गलत कविता की बात भी करता है, कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अब आप इनकी कविता की अब परिभाषा अगर आप देखेंगे तो समझेंगे। एक जगह वो कविता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है
और समूह को साहसिकता। तो कविता को लेकर जो इनका एक दृष्टिकोण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी कविता इस तरह की सारी जो आवश्यकताएं हैं समाज की पूरी करती हुई दिखाई देती है। एक जगह वो खुद लिखते हैं कि इस तरह कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भरता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, एक कविता के अंदर पहली बार एक तो यूटिलिटी वाला भाव आता है कि कविता की क्या उपयोगिता समाज के लिए हो, ये धूमिल की कविता हमें बताती है। धूमिल की कविता समाज के लिए एक उपयोगी कविता के रूप में उभरती है। और धूमिल की जो कविता है कि जो मैं महत्व की बात करते हैं या अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या धूमिल के प्रतिदान की अगर हम बात करते हैं, तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की राह दिखाती हुई इनकी कविता दिखाई देती है। और ये बार बार परिवर्तन की इच्छा जाहिर करते हैं अपनी कविताओं में। इससे पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। जो धूमिल है की जो कविता है, इसको बहुत सारे लोग बड़बोलेपन की कविता भी कहते हैं। और एक और चीज़ है कि इन्होंने कविता में कहीं भी ऐसा नहीं किया कि कहीं बहुत भारी भरकम शब्द हों या कहीं ना कहीं एक पारंपरिक जो एक कविता को लेकर जो रूढ़ परंपराएं हैं वो इनकी कविता में नहीं दिखाई देती। कवि इनको देखा जाए तो धूमिल अपने समय में एक विद्रोही कवि हैं, और कविता और के कथा और शिल्प दोनों ही दृष्टियों में इनका विद्रोह खुलकर सामने आता है, दिखाई देता है। कथा और शिल्प दोनों में ही जो कथ्य है, जो कहा जाता है, कथ्य और शिल्प, इन दोनों में भारी बदलाव इनकी कविता करती है और बदलने की कोशिश करते हैं इनके। और दूसरी एक और चीज़ है, इनके जो बिंब हैं, इनके बिंब बड़े कभी कभी बड़े भौथरे से बिंब लगते हैं, बड़े कॉमन मैन के, एक श्रमिक के, एक इस वर्ग का जो व्यक्ति है जिस प्रकार के बिंब ये प्रयोग करते हैं, जिसके लिए बार बार आलोचक भदेश बिंब इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं एक अभिजात्यता जो कविता में जुड़ी होती है, वही अभिजात्यता जिसमें मतलब हम लोग कहते हैं, जिसके लिए बार बार रामचंद्र शुक्ल इतिहास में लिखते हैं कि शिक्षित जन, जिस शिक्षित जन का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो धूमिल की कविता है वो शिक्षित जन वाला टैबू को तोड़ती है। उस टैबू को तोड़ने का पूरा मतलब इनके यहाँ दिखाई देगा, अभिजात्यता इनके यहाँ नहीं दिखाई देगी। और धूमिल ऐसा भी करते हैं कि कोई ऐसा शब्द नहीं इनकी कविता में लगेगा आपको कि ऐसा कोई शब्द जिसको कविता उनकी प्रयोग नहीं करती, या ऐसे सामान्य शब्द जिनको हम कविता के लिए उपयुक्त नहीं भी मानते, ऐसे शब्द इनके यहाँ पर प्रयोग होते हैं। और धूमिल की कविता में इस वजह से बहुत सारे अश्लीलता के बहुत सारे इन पर आरोप भी लगाए हैं आलोचकों ने। और कहीं कहीं ये धूमिल की कविता है जो खुद कहते हैं कि धूमिल की कविता, वो खुद लिखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो धूमिल की जो कविता है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ये मानवीय विवेक से जुड़ने वाली कविता है, मानवीयता से जुड़ने की कविता है। और विद्रोह में कविता की हदों को भी ये बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कविता की हदों से आगे निकलना चाहते हैं। और जो चीज़ें जो धूमिल की आलोचक जिस चीज़ को कमी बताते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वही इनकी शक्ति है धूमिल की कविता, क्योंकि इसी वजह से ही अलग होती है दूसरे कविताओं से। कविता को लेकर इन्होंने सबसे पहले कि पुरानी मानसिकता को तोड़ा है। कविता को लेकर हम जिस रूढ़ी और परंपराएं की, चाहे भाषा संबंधी एक नजाकत, नफासत और एक शिक्षित जन की जो हम बात करते हैं, जो उदाहरण मैंने पहले दिया है, उस मानसिकता को तोड़ते हैं और उसे एक आम आदमी की सहजता से जोड़कर बात करते हैं। और आम आदमी मैं बार बार इसमें प्रयोग करना चाहूँ क्योंकि इनके आप कैरेक्टर्स देखिएगा कविता के। मोचीराम को केंद्र बनाकर जो ये कविता लिखते हैं, बहुत अब जब हम इस कविता पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कविता से जुड़े जो आदमी की जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, उसमें परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा वो लेकर आते हैं, बिल्कुल अलग किस्म के। और वो खुद कहते हैं कि कविता को मानते हैं कि बौखलाए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप इनकी कविता है। और दूसरा कि
इन्होंने जो कविता के इस बारे में जो इनकी एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कविता को ये बार बार तो कहते हैं कि धूमिल की कविता में आता है कि धूमिल एक और भी चीज़ मानते हैं कि कविता को ये मानते हैं कि कोई क्रांति तो नहीं कर पाती है, लेकिन ये दैनिक आवश्यकताओं की भौतिक वस्तु नहीं है। कविता कहीं ना कहीं उनके हिसाब से एक समझ देती है, विवेक जागृत करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक हम बहुत सारी चीज़ों में अंतर कर सकें। और कहीं कहीं इनकी कविता एक वक्तव्य की तरह सामने आती है, एक स्टेटमेंट की तरह इनकी कविता सामने आती है। और बाकी हम जब इनकी कविताओं को आगे पढ़ेंगे, और धूमिल बड़े साठोत्तरी कविता के बड़े महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभरते हैं और बड़े उत्तरदायी किस्म के रचनाकार हैं। हिंदी कविता में उस समय जो आंदोलन चल रहा था वो विचार आंदोलन, मतलब इनकी कविता कहीं ना कहीं उस समय में आंदोलन की कविता बनकर आती है। और इनकी कविता को आप जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक पाठक, ये युवा वर्ग बहुत जल्दी आंदोलित होता है, उससे प्रेरित होता है। और इनकी कविता में ऐसा नहीं है कि कविता के, जैसे मैंने कहा कि भदेश बिंब है, भदेश भाषा है, तो कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनकी कविता में संवेदना बहुत गहरी है और बहुत संवेग भी है। विचारों की गहनता भी दिखाई देगी, अनुभूति और विचार भी दिखाई देंगे, एहसास भी दिखाई देगा और बौद्धिकता भी दिखाई देगी। बौद्धिकता से लबरेज इनकी कविता दिखाई देती है और दोनों ही स्तर पर जो एक पाठक के मन को ये बहुत आंदोलित करती है। और पाठक को बार बार ये लगता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी जो अवधारणाएं हैं, एक सौंदर्य को लेकर, कविता को लेकर, उस पर पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक है। और धूमिल की अभिव्यक्ति के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है लोकोन्मुखता। एक आम ग्रामीण व्यक्ति का जो पक्ष है, जो लोक पक्ष है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोकोन्मुख जो प्रवृत्ति है उस वजह से इनकी कविता को बड़ी पैनी धार मिलती है और अपनी आसपास की दुनिया को बड़ी गहराई से परखते हैं। और कई बार इनकी कविताओं में एक चीज़ लगती है कि लंबी कविताएं हैं, लगता है कहीं एकालाप सा भी लगता है, लेकिन एकालाप कहीं ना कहीं इनकी कविता की कमजोरी नहीं, कहीं कहीं बहुत शक्ति के रूप में उभरता है। और इनकी कविताओं में एक और चीज़ है कि आज़ाद भारत के समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं उसको बहुत ही संगत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और यथार्थ चित्रण इनकी कविताओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं एक कवि की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो बड़े ही, मतलब ऐसा लगता है एक उत्तरदायी रचनाकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कविता में दिखाई देती है। एक सामाजिक सरोकार इनकी कविताओं में दिखते हैं। सामाजिक जो सरोकार हैं इनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है, मूल संवेदना है। और इनकी रचनाओं में बहुत ही आत्मविश्वास दिखता है, रचनात्मक संवेग दिखता है, जीवन अनुभव दिखते हैं, जीवन विवेक दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिस पर, लेकिन अभी 2 कविताएं हम कोर्स में उन पर भी चर्चा करेंगे। और जब हम कोर्स की ये कविताएं पढ़ेंगे तब हम इनकी और विशेषताओं पर बात करेंगे, अगले हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।